Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials, and today we are going to discuss an important poem of class 10th, The Ball Poem. The Ball Poem ये अमेरिकन पोएट जॉन बैरीमैन की ब्लैंक वर्स में लिखी गई एक बहुत ही शानदार एंड मैसेज कन्वेइंग पोएम है। जॉन बैरीमैन जिनका जन्म 1914 में हुआ था और मृत्यु 1972 में हुई। इस पोएम में सिंबॉलिज्म का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। एज द टाइटल सेज द बॉल पोएम, तो इस पोएम के अंदर बॉल को एक सिंबल की तरह से यूज़ किया गया है। पोएम एक्सप्लेन करने से पहले एक ब्रीफ ले लेते हैं। पोएट एक ऐसे बच्चे की बात करता है जो सड़क किनारे बॉल से खेल रहा है और अचानक खेलते खेलते उसकी बॉल उछल कूद करती हुई पानी में चली जाती है, जहाँ से उसका वापस आना इम्पॉसिबल है। बच्चा बॉल खो जाने पर उदास है, दुखी है, इसलिए नहीं कि वो एकमात्र बॉल थी और दूसरी बॉल नहीं मिल सकती। जैसा कि पोएट कहता है, देयर आर अदर बॉल्स, दूसरी और बहुत सी बॉल्स हैं, बट बच्चा इस बॉल से इमोशनली अटैच था। जब हमारा इमोशनल अटैचमेंट किसी जानदार या बेजान चीज़ से हो जाता है और वो खो जाती है तो मन बहुत दुखी होता है। When I was a kid, I loved to keep chicken, और छोटे छोटे वाइट से वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। एक बार मैंने 4 मुर्गी के बच्चे लिए। सर्दियों का मौसम था। इस मौसम में चिकन की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो चारों एक एक करके मर गए। एक मरा तो बाकी 3 के साथ उम्मीद बनी रही। दूसरा मरा तो 2 बच गए थे। एक और मरा तो भी आखिरी के जीने की मुझे उम्मीद थी। बट जब चौथा मरा तो बिलीव मी, आई वॉज सो मच अपसेट, और इतना कि मैंने 2 दिनों तक खाना नहीं खाया। बट कब तक भूखा रह सकता था। फिर 2-4 दिन बीते और सब बात पुरानी हो गई और ज़िंदगी फिर से अपने यूजुअल अंदाज में चलने लगी। यही सब इस पोएम के अंदर बताया गया है कि लॉसेस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये हमारी ज़िंदगी में आते हैं और आते रहेंगे, लेकिन हमें उनसे उबर कर फिर से उठ खड़े होना होता है। पोएट भी यही चाहता है कि छोटा बच्चा लॉसेस फेस करने का एक्सपीरियंस कर ले। द बॉल इज़ हियर अ सिंबल ऑफ द बॉयज़ यंग एंड इनोसेंट डेज। बॉल यहाँ पर लड़के के छोटी और मासूम उम्र के दिनों को सिंबलाइज करती है। तो आइए आनंद लेते हैं इस छोटी मगर बेहद खूबसूरत पोएम का और ज़िंदगी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को सीखते हैं। The Ball Poem by John Berryman. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. The poem starts with a question. What is the boy now? वो लड़का, कौन सा लड़का? Who has lost his ball? जिसने अपनी गेंद खो दी है, उसकी स्थिति अब कैसी है? वो कैसा है? What is he to do? वो अब क्या करे? There what has been used 2 times. Stress कर रहा है पोएट, इस पे जोर दे के कह रहा है कि क्या अब वो लड़का क्या करे, क्या करेगा या उसे क्या करना चाहिए। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. Here the word I has been used. This word I has been used for poet. पोएट ने अपने लिए आई वर्ड यूज किया है। पोएट कह रहा है कि मैंने सॉ देखा है। इट किसके लिए आया है? इट यहाँ पे बॉल के लिए आया है। मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा है। मैरीली, खुशी से, बाउंसिंग, उछलती कूदती हुई, खुशी से उछलते कूदते हुए मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा है। कहाँ? डाउन द स्ट्रीट, गली में खुशी से उछलते कूदते हुए जाते हुए देखा है। एंड देन, और तब, मैरीली, खुशी से ही, ओवर, वहां, देयर इट इज इन द वाटर, मैंने इसको पानी में जाते हुए देखा है। पानी, कैसा पानी, कौन सा पानी? जहां से वो बॉल अब वापस नहीं आ सकती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went.
I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. No use to say. ऐसा कहने का कोई अर्थ नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है, या ऐसा कहने से अब कोई फायदा नहीं है। कैसा कहने से? Oh, there are other balls. अरे और भी बहुत सारी बॉल्स हैं, बहुत सारी गेंदें हैं जिन्हें तुम ले सकते हो। An ultimate shaking grief fixes the boy. इस लाइन का मतलब समझने के लिए हम यहाँ पे इन वर्ड्स को ultimate, shaking, fixes के मीनिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अल्टीमेट का मीनिंग होता है परम, परम यानी हाईएस्ट। हाईएस्ट के मीनिंग में यहाँ पे अल्टीमेट यूज हुआ है। यहाँ एक और वर्ड है शेकिंग। शेकिंग का मतलब होता है ट्रैम्बलिंग। ट्रैम्बलिंग यानी कांपना, कांपते हुए, कांपते हुए। फिक्सिस, फिक्सिस यहां पे रेफ्रिजरेटेड या जम जाना, रेफ्रिजरेटेड बर्फ की तरह जम जाना, बर्फ की तरह जमना। अब इसका मीनिंग हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एन अल्टीमेट, परम, हाईएस्ट, बहुत ही ऊंचा, असीम, अनंत, शेकिंग जो हिला देगा, ट्रेम्बल कर देगा, कपा देगा, ग्रीफ, दुख, ऐसा दुख, फिक्सिस द बॉय, ऐसे दुख ने लड़के को क्या कर दिया है? रेफ्रिजरेट कर दिया है, बर्फ की तरह जमा दिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, यहां पे रिजिड भी यूज हुआ है। रिजिड का मीनिंग हम देख लेते हैं। रिजिड का मीनिंग होता है अनफ्लेक्सिबल, अनफ्लेक्सिबल जिसमें कोई लचक ना हो, कठोर। कठोर का यहां पे मीनिंग है एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रैम्बलिंग कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन। स्टेयर यहां पे वर्ड यूज हुआ है। स्टेयर का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, गेज, लुक, टकटकी लगाकर देखना। स्टेयर यहां पर गेज के, लुक के, या जिसका अर्थ हो जाता है टकटकी लगाकर देखना, उसके सेंस में यहां पर यूज हुआ है। तो अब इसे एक बार फिर इसके मीनिंग को क्लियर कर लेते हैं। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid. एक परम, अनंत, असीम दुख, कैसा? कपकपा देने वाला, कपा देने वाले दुख ने लड़के को अनफ्लेक्सिबल कर दिया है, जड़ कर दिया है, जमा दिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे कि वो कठोर, अनफ्लेक्सिबल, बिना किसी फ्लेक्सिबिलिटी के, लोच लचक के खड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा, जैसे एक स्टेचू होता है। ट्रैम्बलिंग यानी जब हमें बहुत ज्यादा दुख होता है तो हम कांप जाते हैं। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयर गेज कर रहा है, लुक देख रहा है, टकटकी लगाकर देख रहा है। किसे देख रहा है? कहां देख रहा है? उसी जगह को देख रहा है जहां उसकी बॉल चली गई है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। उसके जितने भी बचपन के दिन थे, यंग डेज, बचपन के दिन, इनटू द हार्बर, हार्बर कहते हैं शेल्टर या बंदरगाह को कहते हैं। हार्बर यहां पर जहां पर पानी के जहाज खड़े होते हैं, उस पानी में उसकी बॉल चली गई है। और उसका बचपन जो है, यंग डेज, उसका बचपन इनटू द हार्बर, इसी हार्बर, इसी बंदरगाह में बीते हैं। वेयर, जहां हिज बॉल वेंट, उसकी गेंद चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई पोएट के लिए यूज हुआ है। इंट्रूड यहां पे देख लेते हैं। इंट्रूड का मतलब होता है डिस्टर्ब की सेंस में यहां पे यूज हुआ है। अनइनवाइटेड गेस्ट भी उसको कह सकते हैं, अनइनवाइटेड गेस्ट, या फिर बिन बुलाया मेहमान। तो यहां पे वो कह रहा है पोएट कि लड़का अपने दुख में दुखी है, मैं उसे बिन बुलाए मेहमान की तरह उसके पास जाकर डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस। डाइम, डाइम का मतलब होता है 10 सेंट्स। 10 सेंट्स, या हम इंडिया में इसे कह सकते हैं 10 पैसे।
10 पैसे की एक और दूसरी बॉल आ जाएगी, ऐसा कहना वर्थलेस, बेकार है, कोई फायदा ऐसा कहने से नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बॉल खोई है वो उसके बचपन की साथी थी, काफी दिनों से उसके साथ थी, एंड ही वॉज वेरी मच अटैच्ड विद दैट बॉल, और वो उसके साथ बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही इंटीमेटली उसके साथ वो जुड़ा हुआ था, और अपनी उसी फेवरेट बॉल के खो जाने पर वो इतना दुखी है कि अगर उसे ये कहा जाए कि और बहुत सारी बॉल्स हैं, और बहुत सारी बॉल्स उसे मिल जाएंगी जिनसे वो खेल सकता है, वो सब कहना बेकार है। पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं यहां पर। What is the boy now who has lost his ball? यहां पे H has his का यूज हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं कि यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले दो वर्ड यहां पर मौजूद हैं, तो एलिट्रेशन यहां पर हो गया, जो फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस यहां पर हो गई है वो एलिट्रेशन हो गई है। What is he to do? What वर्ड यहां पर रिपीट हुआ है, तो एक ही वर्स एक ही लाइन में जब सेम साउंड का वर्ड रिपीट होता है तो वहां पर रिपीटिशन हो जाता है। ये यहां पर रिपीटिशन हो गया है। इज ही टू डू, आई सा इट गो मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, एंड देन यहां मैरीली वर्ड का यूज हुआ है। मैरी का मतलब होता है चीयरफुल, और ये कंट्रास्ट शो कर रहा है किससे? बॉय की जो फीलिंग्स हैं, बॉय की जो भावनाएं हैं वो कैसी हैं? सॉरोफुल हैं, दुखी हैं, लेकिन बॉल कैसी है? चीयरफुल, खुशी, मैरीली। यहां पे कंट्रास्ट जो है लड़के की फीलिंग्स में और बॉल में जो है यहां पर एक विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। बॉयज फीलिंग क्या है? वो बॉयज की फीलिंग जो है वो सॉरोफुल है, दुखी है, और यहां मैरीली वर्ड जो है वो खुशी खुशी के लिए यूज हुआ है। मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। यहां हम देखते हैं कि फर्स्ट टू लाइंस के अंदर वॉट वर्ड शुरू में आया है और दोनों लाइन में सेम वर्ड है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि जहां दो या दो से ज्यादा लाइंस के अंदर बिगिनिंग वर्ड या वर्ड्स सेम हो, तो वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो एनाफोरा होता है। एनाफोरा यहां पर हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट टू लाइंस में, और लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 में भी एनाफोरा देखने को मिलेगा जब हम मैरीली वर्ड को पाएंगे कि वो दोनों लाइन के अंदर रिपीट हुआ है, तो यहां पर एनाफोरा मिल जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर डैश का यूज किया गया है। यहां पोएट ने डैश इसलिए यूज किया है कि सडननेस के लिए, अचानक के लिए, कि दुर्घटनाएं जो होती हैं या दुख पहुंचाने वाली जो घटनाएं होती हैं वो हमारे जीवन के अंदर सडनली ही होती हैं, अचानक ही होती हैं। इसीलिए यहां पे डैश दिया गया है कि मैरीली ओवर, डैश दिया गया है, ठहर जाओ, रुक जाओ, देयर इट इज इन द वाटर। वो बॉल, गेंद जो है पानी में चली गई, इसलिए लड़का दुखी हो गया, अचानक ये दुर्घटना हुई है। जीवन के अंदर भी जो हमें रोक देती है, ठहर जाना होता है, तो यहां इसलिए डैश का यूज किया गया है। यहां पर आप देखते हैं कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। एक्चुअली ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो शो करता है किस चीज को? कंफ्यूजन को शो करता है। वो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो गया है, तो यहां कंफ्यूजन को शो कर रहा है, और वो इसलिए कंफ्यूज हो गया है कि अब वो क्या करे, चूंकि उसकी बॉल पानी में चली गई है, ऐसी जगह चली गई है जहां से वो वापस नहीं आ सकती है। लास्ट लाइन देख लेते हैं। यहां पर लास्ट लाइन है, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। यहां पर डियर चिल्ड्रन कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है, और डायरेक्टली जो है दो नाउन यहां पर यूज किए गए हैं, लेकिन कोई कंजंक्शन नहीं है। विदाउट कंजंक्शन ये यूज किए गए हैं, और जब कहीं ऐसी स्थिति होती है या ऐसा हम देखने को मिलता है कि बिना कंजंक्शन की मदद के दो नाउन एक साथ रख दिए जाते हैं, तो वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है एसिंडेटोन।
ये फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है जब दो नाउन को किसी लाइन के अंदर, अक्सर पोएट्स इस चीज को यूज करते हैं अपनी पोएट्री को ज्यादा इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। यहां पर अ डाइम अनदर बॉल का यूज हुआ है और कोई कंजंक्शन यूज नहीं हुआ, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम एसिंडेटोन कह देते हैं। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। Our next stanza is, now he senses false responsibility. In a world of possessions, people will take balls, balls will be lost always, little boy. Now, अब he senses, senses का मतलब होता है, यहाँ पर senses का मीनिंग है realizes, महसूस करता है, उसे एहसास होता है। किस चीज का एहसास होता है उसे? रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास होता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कैसी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि उसे ये जिम्मेदारी का एहसास होता है कि बॉल्स को हमें किस तरह से रखना चाहिए, यानी किस तरह से केयर करनी चाहिए चीजों की हमें, जिससे कि वो ना खोएं। लेकिन क्या कह रहा है कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस यहां पे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को कहा है उसने, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को कहा है उसने यहां पर, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, भौतिकता का, भौतिकवादी ये जो दुनिया है इसके अंदर चीजें हमेशा खोती रहेंगी। और इस बच्चे को ये भी सीखना होगा, इस लड़के को, कि लॉस, नुकसान जब होता है तो उसके बाद कैसा जो है फील होता है और नुकसान होने के बाद कैसे उससे उबरा जाता है। नाउ ही सेंसेस, और अब वो एहसास करता है, महसूस करता है अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और उसे करना भी चाहिए। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, भौतिक दुनिया में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या होगा? पीपल विल टेक बॉल्स, लोग जो हैं, बॉल्स यहाँ पे थिंग्स को उसने कहा है, सिंबलाइज करती है थिंग्स को, वस्तुओं को, चीजों को। वो जो उसकी सबसे ज्यादा प्यारी चीजें हैं उसकी, जिनसे वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है, उन चीजों को लोग लेते रहेंगे, उसका नुकसान होता रहेगा और उसे इस नुकसान से उबरना सीखना है। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, गेंद हमेशा खोती रहेगी, बॉल्स हमेशा खोती रहेंगी, चीजें हमेशा खोती रहेंगी। लिटिल बॉय, छोटे लड़के, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, और कोई भी बाइज अ बॉल बैक, बॉल को वापस खरीद कर नहीं ला सकता। यानी वो जो चीज हमारी एक बार खो गई है, चली गई है, हमसे जुदा हो गई है, उसे कोई भी वापस फिर से खरीद कर नहीं ला सकता। उसकी जगह दूसरी चीज ली जा सकती है, उससे बेहतर को खरीदा जा सकता है, लेकिन उसी चीज को वापस लाना इम्पॉसिबल है, उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। और यहां पे बाइज, खरीदना, किससे खरीदी जाती है? मनी से। तो मनी इज एक्सटर्नल उसने यहां पे कहा है। एक्सटर्नल यानी बाहरी चीज है, यानी मटेरियलिस्टिक चीज है। और जब मटेरियलिस्टिक है तो यानी किसी मटेरियलिस्टिक चीज को ही खरीद सकती है। मटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी, बाहरी चीज है। तो इस मनी से, पैसे से, एक्सटर्नल यानी किसी भौतिक वस्तु को ही खरीदा जा सकता है। पैसे से आप अपनी मेमोरीज, लव, अफेक्शन, उस चीज को, अटैचमेंट को, इन चीजों को नहीं खरीद सकते। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। कौन? बॉय, लड़का। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, डेस्परेट होपलेस, निराश, अपनी निराश आंखों के पीछे, होपलेस, निराश को कहा है यहां पर जो है, डेस्परेट, होपलेस, निराश। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, यानी ठीक किसके? उसकी डेस्परेट आईज जो है, निराश आंखें जो हैं। निराशा किस वजह से है? कि उसकी बॉल खो गई है और वो उस बॉल को फिर से वापस नहीं ला सकता। तो उसकी आंखों के पीछे क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। एपिस्टेमोलॉजी, यहां पर ये वर्ड जो है, एपिस्टेमोलॉजी वर्ड यहां पर यूज किया गया है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जिसका मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ नॉलेज, द स्टडी ऑफ नॉलेज। तो नुकसान के नेचर को, नुकसान
किस तरह से होता है, नुकसान होने के बाद कैसा फील करना चाहिए या कैसा फील होता है, इस चीज को वो सीख रहा है, उसका अध्ययन कर रहा है, हाउ टू स्टैंड अप। और उस नुकसान के बाद किस तरह से फिर से खड़ा होना होता है, किस तरह से सब्र करना होता है, किस तरह से पेशेंस रखना होता है और फिर से एक नई शुरुआत करनी होती है। ऐसा नहीं है कि उस बॉल के खो जाने से या चीजों के चले जाने से उनके साथ जुड़कर बैठ जाएं, जिंदगी को रोक दें, ठहर जाएं। तो वही कह रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े होना है, कैसे फिर से जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर देना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, नोइंग सीख रहा है, वो लड़का सीख रहा है किस चीज को, वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जिसे हर एक इंसान को, हर एक आदमी को एक न एक दिन सीखना होता है। क्या? लॉस, यानी नुकसान जब होता है तो उस नुकसान से उबरना जो है हर एक आदमी को सीखना होता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत से लोगों को जो है बहुत वक्त लग जाता है, मैनी डेज, कई कई साल लग जाते हैं, काफी टाइम लग जाता है, हाउ टू स्टैंड अप, ये सीखने के लिए कि नुकसान से बाहर कैसे निकला जाता है, उसको कैसे भूला जाता है और नई शुरुआत कैसे की जाती है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है कि वो लड़का इस छोटी सी उम्र में ही इस चीज को सीख ले कि नुकसान क्या होता है और नुकसान के बाद कैसे खड़ा हुआ जाता है। तो पोएम के अंदर हम पोएटिक डिवाइसेस भी डिस्कस कर रहे हैं इसी के साथ साथ। वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। पोएटिक डिवाइसेस की हम बात कर रहे थे, तो यहां इस लाइन के अंदर बॉल बैग, यानी बी जो साउंड है वो रिपीट हुई है, एडजेसेंट वर्ड्स हैं, तो यहां पर डियर चिल्ड्रन एलिट्रेशन हो गया है। यहां पर जो पोएटिक डिवाइस है वो एलिट्रेशन हो गई है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड, यहाँ पे उसने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर एज अ सिंबल्स यूज किया गया है, और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर सिंबॉलिज्म जो है वो बॉल के लिए है। बॉल क्या है? लोस्ट चाइल्डहुड डेज, चाइल्डहुड डेज और इनोसेंट डेज, यानी इनके चले जाने को, बचपन गया हुआ कभी लौटकर वापस नहीं आता। मेनली वो इसी चीज को पोएट कह रहा है कि वो जो बचपन के दिन है वो उसने कहा है कि वो हार्बर जहां पे उसने अपना बचपन बिताया है वो दिन कभी लौटकर आने वाले नहीं है, बचपन कभी लौटकर नहीं आने वाला है। तो बॉल को एज अ सिंबल उसने यूज किया है। तो इस पोएम के अंदर हमें सिंबोलिज्म भी मिलता है, और पोएम के अंदर कोई राइम स्कीम नहीं है, नो राइम स्कीम, बट द पोएम हैज मीटर। राइम स्कीम नहीं है लेकिन पोएम के अंदर क्या है? मीटर जरूर है, इसलिए ये पोएम जो है ब्लैंक वर्स में हो जाती है। ये पोएम ब्लैंक वर्स में कंपोज की गई है, कोई राइम स्कीम नहीं है लेकिन पोएम के अंदर मीटर है, इसलिए ये पोएम ब्लैंक वर्स में। होप you understood the poem well, hope you enjoyed the explanation. For more videos keep watching Apache Tutorials. Thank you.